गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बोल रही हूँ राइजिंग पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस से। आज हम इसमें क्लास 6 की हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी में पाठ 15 स्पष्टवादी का अध्ययन करेंगे। यह वर्षानी लाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। विद्यालय में पूज्य गुरुदेवों ने हमेशा यही शिक्षा दी कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, स्पष्टवादी बनना चाहिए। किसी को धोखे में रखना पाप है। ऐसा करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। जो सही बात हो दो टूक कह देनी चाहिए। खरा आदमी किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। इसमें लेखक कहता है कि हमारे विद्यालय में जो पूज्य गुरुदेवों मतलब इसमें शिक्षकों को गुरुदेवों कहा गया है, जिनको हम पूजनीय मानते हैं। उन्होंने हमेशा हमें यह सच बोलना सिखाया है और उन्होंने हमें सबको हमेशा सच बोलना सिखाया है। किसी को हमें धोखे में नहीं रखना चाहिए। धोखे में रखना किसी पाप के समान है और ऐसा करने वालों को हमेशा नरक के समान सज़ा भोगनी पड़ती है। जो सही बात हो उसे बिना बेझिझक बिना रोक टोक के कह देनी चाहिए। खरा आदमी किसी से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। जो आदमी सच्चा होता है, सच बोलने वाला होता है, उसे किसी से चिकनी चुपड़ी बातें, किसी की चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ही बताइए, जानबूझकर कौन नरक में जाना पसंद करेगा? सच बोलना और स्पष्टवादी होना हमारी समझ में सबसे सरल लगा। सच्चाई और स्पष्टवादिता में ना धन खर्च होता है, ना शारीरिक कष्ट होता है। अतः हमने बचपन से ही स्पष्टवादी बनने की गांठ बांध ली। कवि इसमें कहता है कि जानबूझकर कौन नरक की सज़ा काटना चाहेगा। सच बोलने और स्पष्टतावादी होने में हमारी समझ में सबसे सरल काम है। इसमें लेखक कहता है कि नरक की सज़ा भोगने से अच्छा है कि हम हमेशा सच बोलें और स्पष्टतावादी बने। यह हमें बड़ा सरल काम लगा। और सच्चाई और स्पष्टतावादी में ना तो धन खर्च होता है, ना पैसों का खर्चा है और ना शारीरिक कष्ट होता है, ना कोई हमारे शरीर को कष्ट होता है। अतः लेखक कहता है कि हमने तो बचपन से ही स्पष्टतावादी बनने की गांठ बांध ली थी। मतलब हमने तो बचपन से ही यह सोच लिया था, तय कर लिया था कि हम स्पष्टतावादी बनेंगे। हमारे प्रिय मित्र मिस्टर रौनक लाल को भाषण देने का मर्ज है। राजनैतिक सम्मेलन हो, साहित्यिक गोष्ठी हो अथवा रिक्शे वालों की हड़ताल से संबंधित सभा हो, वे भाषण देने की चेष्टा अवश्य करते हैं। उनके भाषण का हाल यह है कि आरंभ में तो 500 व्यक्ति हो तो भाषण के खत्म होने तक 5 रह जाएं। वे क्या बोलते हैं या जो वे जानते हैं या उनका भगवान। कोई चुप होने का कहता है तो हाथापाई करने पर उतर आते हैं। इसमें कवि कहता है कि हमारे एक प्रिय मित्र हैं जिनका नाम है रौनक लाल। उनको भाषण देने की बड़ी आदत है। मतलब मर्ज मतलब बीमारी है, बड़ी बीमारी है। राजनीतिक सम्मेलन हो या कोई साहित्यिक सम्मेलन हो या कोई हड़ताल ही हो, वह हर सभा में भाषण देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और जब भी भाषण देते हैं तो 500 व्यक्तियों के मतलब लगभग उस भाषण में व्यक्ति होते हैं, 500 के लगभग। लेकिन भाषण खत्म होते होते वे 5 ही रह जाते हैं। वे क्या बोलते हैं, किस बात पर भाषण देते हैं, ये तो वही जानते हैं या उनका भगवान जानता है। और कोई उन्हें चुप भी नहीं कर सकता। अगर कोई उनको चुप करने का सोचता भी है तो वो मारपीट पर उतर आते हैं। एक साहित्यकार की जयंती मनाई जा रही थी। संयोजक एक विद्यार्थी था। इस जयंती में मुख्य कार्यक्रम कविता पाठ, संगीत वादन तथा 2 नृत्य थे। संयोजक ने रौनक लाल जी से अज्ञानतावश उस साहित्यिक व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं
कृतित्व के बारे में संक्षेप में 5 मिनट में कुछ कह देने का प्रस्ताव रखा। रौनक लाल जी जम गए। उन्होंने पहले साहित्यिक क्या है इस विषय में चर्चा आरंभ की। बाद में साहित्यिक का विकास, जब तक वे वीर गाथा काल तक आए, कवि गण एक एक कर जाने लगे। संयोजक की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि रौनक लाल को रोकें। रौनक लाल जब तक रीति काल पर आए, एक एक कर संगीत तक जाने लगे। एक सज्जन ने हिम्मत करके रौनक लाल के पास चिट भिजवाई, कृपया भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें। रौनक लाल ने चिट फाड़कर उसे फाड़कर फेंक दिया। वह तो चिट देने वाला समझदार था। जो चिट देने के बाद मंच में 9-2-11 हो गया, वरना उस पर वहीं हाथ पड़ जाते। एक साहित्यिक जयंती मनाई जा रही थी। एक बार साहित्यकार की जयंती मनाई जा रही थी। संयोजक बस एक विद्यार्थी, वहाँ पर एक विद्यार्थी ने इस जयंती में मुख्य कार्यक्रम कविता पाठ, संगीत वादन तथा 2 नृत्य थे। संयोजक ने रौनक लाल जी से 5 मिनट साहित्यिक कार्य के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा, लेकिन वह तो मंच पर इस तरह से जम गए कि पहले साहित्य क्या होता है, उसका विकास कब हुआ, उसकी मतलब पूरी वीर गाथा सुनाने लगे। एक एक करके वहाँ के जितने भी सुनने वाले लोग थे वो एक एक करके कम होने लगे। और जिसने उनसे प्रस्ताव रखा था 5 मिनट बोलने का, संयोजक ने, वह हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था कि उन्हें रोक सके। किसी ने एक चिट वहाँ पर उनके पास भिजवाई कि भाषण 5 मिनट में बंद किए जाएं, लेकिन उन्होंने वह चिट भी फाड़ कर फेंक दी। और चिट देने वाला व्यक्ति भी काफ़ी समझदार था। चिट देने के बाद वह मंच से भाग गया। अगर वह ना भागता तो शायद उसको वहीं पर 1-2 हाथ पड़ जाते। भाषण के उपरांत रौनक लाल मुझसे बोले, कहो भाई मेरा भाषण कैसा था। सच्चाई और स्पष्टवादिता के चक्कर में मैंने उनसे कहा, आप निहायत बदतमीज आदमी हैं। सारे उत्सव का सत्यानाश कर दिया। आपको समय का ज्ञान होना चाहिए। दूसरे, आपसे जिस विषय पर बोलने को कहा गया था उस पर बिल्कुल नहीं बोले। फिर क्या था? मेरी उनसे गुत्था हो गई। धन्यवाद है उस व्यक्ति का जिसने मुझे उनसे अलग किया। हम दोनों के कपड़े फट गए थे। रौनक लाल का चश्मा टूट गया था। इस चक्कर में मेरा कीमती पेन जाने कौन ले गया। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। जब कवि के प्रिय मित्र रौनक लाल ने उनसे पूछा कि बताओ भाई मेरा भाषण क्या था, कैसा रहा, तो कवि तो स्पष्टतावादी की गांठी बांध चुके थे, तो उनने उसी के चलते बिल्कुल सच सच बोल दिया कि आप बड़े ही बदतमीज आदमी हैं, आपको समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है और आपने पूरे उत्सव का सत्यानाश कर दिया, मतलब सारा उत्सव ही बिगाड़ दिया। आपको समय का ज्ञान रखना चाहिए और आपको जिस विषय पर बोलना था आप तो उस पर बिल्कुल ही नहीं बोले। उनने बिल्कुल बेझिझक स्पष्ट बोल दिया, जैसा उनका भाषण था वैसा ही उनको बता दिया। इस पर रौनक लाल जी को बड़ा क्रोध आया और उनकी आपस में गुत्थी हो गई, मतलब हाथापाई हो गई। वो कवि कहते हैं कि वो तो धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसने हम दोनों को अलग किया। इस हाथापाई में उन दोनों के कपड़े भी फट गए और रौनक लाल जो उनके प्रिय मित्र थे उनका चश्मा टूट गया और कवि का कीमती पेन पता नहीं कहाँ खो गया।
मैं उन दिनों लाला किशोरी लाल की फर्म में नौकरी करता था। लाला जी को यह सवार थी। कि वे बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं। उनकी आवाज़ कोयल जैसी है। मुझे प्रायः अपने घर बुला ले जाते और अपना राग आलापने लगते। इधर स्पष्टतावादी का सिद्धांत था और उधर नौकरी छूटने का डर। कुछ दिनों तो मौन रहने से काम चलता रहा। मैंने अन्य साथी जो उसी फर्म में काम करते थे, सेठ जी की आवाज़ की तुलना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ से करते थे। संयोग की बात, एक दिन मैं भी उनकी महफिल को रोशन कर रहा था। लाला जी गाना गाकर बोले, भाई चतुर्वेदी, तुम बहुत चुप रहते हो, कभी बताया नहीं कि मेरा गाना कैसा है। मैं फिर भी चुप रहा। लाला जी बिगड़ कर बोले, तुम अपने आप को समझते क्या हो? बोलने से मुँह दुखता है क्या? मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, लाला जी, आप मेरे बॉस मालिक ना होकर कहीं पड़ोसी होते तो आपका मोहल्ले में रहना दूभर हो कर देता। आपका गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप अपने इस समय को व्यापार बढ़ाने में लगाएं तो बेहतर होगा। स्पष्टवादिता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यह कहना बेकार है कि लाला जी इस पर इतना बिगड़े कि मुझे तुरंत घर से बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब एक बार क्या हुआ कि कभी उन दिनों किसी लाला किशोरी लाल की फर्म में नौकरी करते थे। लाला जी को भी संगीत का बड़ा शौक था और वह उनकी आवाज़ को वो लाला जी अपनी आवाज़ को कोयल जैसा मीठा समझते थे और प्रायः कवि के लिए अपने घर बुलवा लेते थे। और उनके और लोग भी जो फर्म में काम करते थे, वो लोग भी उनका संगीत सुनते थे। लेकिन अपनी नौकरी जाने के डर से सब लोग उनकी लाला जी की वही चापलूसी वाली बात यहाँ आ जाती है कि चापलूसी कर कर बोल दिया करते थे कि आपकी आवाज़ लता मंगेशकर के जैसी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के जैसी है। लेकिन कवि तो वो स्पष्टतावादी थे, वो तो ऐसा बोल ही नहीं सकते थे। संयोग से एक बार उन्होंने कवि को भी वहाँ बिठा लिया और बोले कि भाई चतुर्वेदी, तुम बहुत चुप रहते हो, तुम कभी नहीं बताते कि मेरा गाना कैसा है। फिर क्या था, कवि सत्यतावादी थे, स्पष्टतावादी थे। उन्होंने सच सच कह दिया कि अगर आप मेरे पड़ोसी होते ना तो मैं आपका रहना दूभस कर देता, मोहल्ले में आपको रहने में परेशानी होती, आप बिल्कुल अच्छा नहीं गाते। और जो सच था उनने वही बोल दिया और इतना बोलने पर क्या हुआ, उनकी नौकरी चली गई। और उनको वही डर था कि कहीं नौकरी ना चली जाए, लेकिन वह नौकरी चली गई। अनेक बार कसमें खाई कि स्पष्टतावादी से पीछा छूट जाए, किंतु मेरी यह आदत छूटने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन एक मित्र नाटक दिखाने ले गए। स्वयं ही उनके लेखक और निर्देशक थे। मित्र ने ऐसी चमकीली पोशाकें अभिनेताओं को पहनाई थीं कि आंखें चौंधिया जाएं। अंदर से वे संवाद धारा प्रवाह बोल रहे थे, मानो नाटक समानांतर चल रहा हो। जब प्रकाश होना चाहिए तब अंधकार रहता, जब अंधकार की आवश्यकता होती तो प्रकाश होता था। अभिनेता रो रहे थे, जनता हंस रही थी। किसी तरह वह नाटक समाप्त हुआ। निर्देशक मित्र मेरे गले
लगे से लग गए और बोले, भैया 4 महीने से दिन रात एक कर दिया, तब कहीं जाकर पार उतरा हूँ। यह नाटक हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा प्रदान करेगा। मैं क्या उत्तर देता? मुस्कुरा दिया मित्र इतने मेहरबान निकले कि फिर उन्होंने नहीं पूछा। इस तरह मेरी प्रतिज्ञा भी रह गई और उनका मन भी। बाहर की दुनिया में तो इसमें कवि कहते हैं कि उन्होंने अनेक बार कस्में खाईं कि स्पष्टतावादी से पीछा छुटा लूँगा, कि स्पष्ट नहीं बोलूँगा, किंतु उनकी ये आदत बन चुकी थी, वह झूठ नहीं बोल पाते थे। उनके मित्र हों, घर वाले हों, कोई भी हो, जो उनसे जिस विषय में उनसे उनकी राय पूछते, जो सत्य होता वह उसके बारे में ही बता देते। भले ही सामने वाले को बुरा लगे, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह स्पष्टतावादी थे और स्पष्टतावादी के कारण वह हमेशा सत्य बोल देते। स्वयं ही लेखक फिर उनको कुछ टाइम के बाद उनके एक और मित्र मिले, जिन्होंने एक नाटक दिखाने के लिए उनको ले गए, और उस नाटक के निर्देशक वह और लेखक वह उनके मित्र स्वयं थे। उन्होंने बड़ी चमकीली पोशाकें जो अभिनव कर रहे थे उस नाटक का, उन लोगों को पहनाई थी, जो आँखों को चकाचौंध कर रही थीं। अंदर से वे धारा प्रवाह बोल रहे थे, और जो उस नाटक के बोल थे वह अंदर से उनके मित्र बोल रहे थे। जब प्रकाश होना चाहिए तब अंधकार होता था उस नाटक में, मतलब उस नाटक को जब वो चल रहा था तो जब वो रोशनी की ज़रूरत हो तब उसमें अंधेरा दिया जाता था, और जब अंधेरे की ज़रूरत हो तब रोशनी कर दी जाती थी। बस वो तो ये है कि उनके मित्र बड़े उनसे बोले कि भाई मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इस नाटक को बनाने में, यह नाटक बहुत आगे तक जाएगा। तो कवि सिर्फ धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उनके मित्र ने भी आगे उनसे कुछ नहीं पूछा। इससे क्या हुआ कि कवि की प्रतिज्ञा भी रह गई और उनके मित्र का मन भी रह गया। बाहर की दुनिया में तो स्पष्टतावादिता की प्रतिज्ञा निभ गई, किंतु घर में इस प्रतिज्ञा को झक मारकर तोड़ना पड़ा। एक बार स्पष्टतावादी के चक्कर में श्रीमती जी से झगड़ा होते होते बचा। मैंने सोचा कि प्रतिज्ञा के पीछे ज़्यादा पड़ूंगा तो वह दिन दूर नहीं जब मेरी जिंदगी दूभर हो जाएगी। जैसे सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है, उसी प्रकार मैं भी घर में नहीं बाहर भी सत्य बुनियाद सत्य बोलने और प्रिय बोलने के सिद्धांत को मानकर स्पष्टतावादी के चक्कर को छोड़ कटुवादी बनने से बच गया। अब भगवान की दया से मैं सबका प्रिय हूँ, जिंदगी चैन से गुजर रही है। सब कवि मित्र खुश हैं, श्रीमती जी खुश हैं और बॉस भी खुश हैं। अब मैं स्पष्टवादिता का नाम भी नहीं लेता हूँ। इन पंक्तियों से कवि ने जब सब जगह स्पष्ट बोलकर देख लिया तो बोले कि बाहर की दुनिया में तो स्पष्टतावादी चल गई, किंतु घर में की प्रतिज्ञा में कहीं मारपीट ना हो जाए, मेरी जिंदगी दुर्वस ना हो जाए। इस चक्कर में उन्होंने स्पष्टतावादी को छोड़कर वह कट्टरतावादी को अपना लिया उन्होंने। इससे क्या हुआ कि कविगण भी खुश हैं, उनकी श्रीमती जी भी खुश हैं, उनके मालिक भी खुश हैं, जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे बॉस खुश है, और उनकी ज़िंदगी चैन से कट रही है। इस तरह से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ।